सबसे पहले आपको बताते हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका के युद्ध का आज छठा दिन है और आज क्या क्या हुआ। सबसे पहले आपको मानचित्र पर दिखाते हैं कि पिछले 24 घंटों में इस युद्ध में कहां और किस तरह से हमले हो रहे हैं, कौन कहां पर हमले कर रहा है। ईरान ने आज अपनी खुर्रम शहर मिसाइल से इजराइल की राजधानी जेरूसलम और टेल अवीव के एयरपोर्ट पर हमले किए हैं। ईरान ने अबू धाबी पर ड्रोन से हमला किया, जिसे वहां के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। और ईरान ने कतर की राजधानी दोहा पर भी हमला किया है और कतर ने आज ईरान की 13 मिसाइल्स और 4 ड्रोन्स को मार गिराया है। अजरबैजान के मुताबिक ईरान के ड्रोन हमलों में उसके 4 लोग घायल हुए हैं और ईरान को इसका करारा जवाब दिया जाएगा। हालांकि ईरान का दावा है कि उसने ये हमले नहीं किए। ईरान की एक मिसाइल को तुर्की के एयर स्पेस में दाखिल होने से पहले ही नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। और ईरान ने इस युद्ध में पहली बार किसी ऐसे देश पर हमला किया जो नेटो का सदस्य है। लेकिन ईरान का यह कहना है कि उसने तुर्की पर हमला नहीं किया है। यह भी हो सकता है कि हमला गलती से हो गया हो। इससे पहले ईरान और तुर्की के बीच आखिरी युद्ध 200 वर्ष पहले वर्ष 1823 में हुआ था और इस समय ईरान के पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि वो तुर्की पर भी हमला करे। इसलिए इसे यही माना जाएगा कि अगर ये हुआ भी है तो ये ईरान की गलती से हुआ होगा। यूएई ने आज ईरान की 6 मिसाइल्स और 131 ड्रोन्स को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया। हालांकि इसके बावजूद 1 मिसाइल और 6 ड्रोन्स ने एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर वहां पर हमला कर ही दिया। और ईरान ने आज शाहिद ड्रोन से अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की तस्वीरें भी जारी की। आज इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में एक बहुत बड़ा हमला किया है। ईरान के 9 शहर करमानशाह और तबरीज शहर पर भी हमले हुए हैं और इजराइल के मुताबिक उसने ईरान में ड्रोन की स्टोरेज साइट्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी नष्ट किया है। इसके अलावा इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए और अमेरिका ने 4 मार्च को हिंद महासागर में ईरान के एक युद्धपोत पर हमला करके उसे डुबो दिया, जिस पर काफी विवाद इस समय चल रहा है। इस युद्ध में अब तक ईरान के 1200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और इजराइल के 10 लोगों की मौत हुई है और अमेरिका के 6 सैनिक भी मारे गए हैं। ईरान में सबसे ज्यादा हवाई हमले इस समय हो रहे हैं और इसीलिए वहां पर मरने वालों की संख्या भी ज्यादा है। इस लड़ाई में पश्चिमी एशिया के दूसरे देश जैसे लेबनान, कुवैत, यूएई, इराक और बहरीन में भी कई लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी सेना के मुताबिक युद्ध के पहले ही दिन की तुलना में अब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स हमले 86% कम हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में ही इसमें 13% की कमी आई है। तो माफ कीजिएगा, 23% की कमी आई है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि ईरान के अब जो हमले हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और ईरान के ड्रोन हमले भी युद्ध के पहले दिन की तुलना में अब 73% कम हो रहे हैं। हमलों में कमी की सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स, उसके लॉन्चर्स, उसके मिसाइल स्टोरेज साइट्स और कमांड सेंटर्स पर लगातार हमले करके उन्हें नष्ट कर रहे हैं। इजराइल की एयरफोर्स ने अब तक ईरान पर 5000 बम और मिसाइल से हमला किया है
और इसके जवाब में ईरान ने अब तक 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 से ज्यादा ड्रोन से हमले किए हैं। इसके अलावा अमेरिका और इजराइल ने अब तक ईरान के 17 समुद्री जहाज भी डुबो दिए हैं और अमेरिका के मुताबिक उसने ईरान की नौसेना को लगभग नष्ट कर दिया है। इजराइल के एक F-35 फाइटर जेट ने 4 मार्च को ईरान के एक YAK-130 एयरक्राफ्ट को तेहरान के आसमान में मार गिराया, जो एक ट्रेनर और लाइट अटैक फाइटर जेट होता है, जबकि F-35 एक 5वीं पीढ़ी का लेटेस्ट फाइटर जेट है और ये इस युद्ध की पहली फाइटर जेट्स के बीच हुई डॉग फाइट है। और डॉग फाइट जब 2 या 2 से ज्यादा फाइटर जेट्स बहुत कम दूरी पर हवा में एक दूसरे से लड़ते हैं तो इसे डॉग फाइट कहा जाता है। तो आपने देखा आजकल सब फाइटर जेट्स में कैमरे लगे होते हैं, रेडार लगी होती है और उसमें सब पता चलता है कि कैसे ये डॉग फाइट हुई और कैसे दूसरे विमान को नष्ट किया गया। ये उसी की फुटेज थी जो अभी आप देख रहे थे। ईरान ने वर्ष 2023 में रशिया से ये एयरक्राफ्ट खरीदे थे और इससे ईरान के पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती थी, क्योंकि ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। ये पहला मौका है जब किसी F-35 फाइटर जेट ने किसी पायलट वाले फाइटर जेट को मार गिराया है। इससे पहले F-35 ने ड्रोन्स पर हमले किए हैं, जमीन पर हमले किए हैं या किसी दूसरे विमान की सुरक्षा के लिए मिशन उसने किए हैं, लेकिन इस प्रकार का जो उसका हमला है डॉग फाइट में किसी फाइटर जेट को मार गिराने का, ये पहली बार हुआ है। एक और बड़ी बात ये कि इजराइल की एयरफोर्स ने लगभग 40 वर्षों के बाद अपने किसी दुश्मन के पायलट वाले फाइटर जेट को मार गिराया है। इससे पहले 1985 में इजराइल के एक F-15 फाइटर जेट ने सीरिया के 2 MiG-23 फाइटर जेट्स को मार गिराया था और मौजूदा युद्ध के पहले 3 दिनों में ही इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली है। यानी ईरान के आसमान पर अमेरिका और इजराइल ने अब लगभग पूरा नियंत्रण कर लिया है। ईरान के हमलों से कतर में अमेरिकी सेना को एक बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान ने अपने शाहिद ड्रोन से अमेरिका के एक शक्तिशाली और बहुत महंगे अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया और इस रेडार का नाम है AN/FPS-132। यह रेडार 5000 किलोमीटर की रेंज में एक साथ सैकड़ों मिसाइल्स की निगरानी कर सकता है और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इस रेडार से मिलने वाले डेटा के आधार पर ही अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम प्रभावी तरीके से काम करते हैं। ईरान के एक शाहिद ड्रोन की कीमत 18 से 40 लाख रुपए है सिर्फ, जबकि अमेरिका के इस रेडार की कीमत है 10,000 करोड़ रुपए। यानी ईरान ने बहुत ही सस्ते हथियार से अमेरिका के हजारों करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। पश्चिम एशिया में अमेरिका को दूसरा बड़ा नुकसान UAE में हुआ है। ईरान की मिसाइल्स ने अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया और ये 200 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में ही मार गिरा सकता है। इस समय दुनिया में सिर्फ 10 इस प्रकार के सिस्टम्स हैं, जिसमें से 7 अमेरिका के पास हैं, UAE के पास 2 हैं और सऊदी अरब के पास ऐसा एक सिस्टम है। और ऐसे एक सिस्टम की कीमत है 18,000 करोड़ रुपए। यानी रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम पर 2 हमले करके ही ईरान ने लगभग 28,000 करोड़ रुपए का नुकसान अमेरिका का कर दिया। ईरान के शाहिद ड्रोन को मार गिराने के लिए अक्सर अमेरिका के सहयोगी देश पेट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। 18 लाख से 40 लाख रुपए के शाहिद ड्रोन के मुकाबले पेट्रियट की एक मिसाइल 36 करोड़ रुपए की है और थर्ड की एक मिसाइल 135 करोड़ रुपए की है। तो आप सोच सकते हैं कि ईरान अपने सस्ते ड्रोन से, अपनी सस्ती मिसाइल से अमेरिका को घाव दे रहा है, धीरे धीरे उसे जख्म दे रहा है और अपने सस्ते हथियारों से उसके महंगे सिस्टम्स को नुकसान पहुंचा रहा है। और ये जो सिस्टम है, जो नुकसान जिनको पहुंचा है, ये 10,000 करोड़ 18,000 करोड़ इस प्रकार इनकी कीमत है। इस युद्ध के पहले 4 दिनों में ईरान ने सबसे ज्यादा 863 हमले UAE पर किए हैं। दूसरे नंबर पर कुवैत है, जिस पर ईरान ने 562 हमले किए। इसके बाद 162 हमले ईरान ने कतर पर किए हैं
बहरीन पर 129 हमले, और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि इजराइल इसमें 5वें नंबर पर है और पहले 4 दिनों में ईरान ने इजराइल पर 113 हमले किए, जबकि असली युद्ध ईरान और इजराइल के बीच हो रहा है। लेकिन यह डेटा आपको बताता है कि ईरान की जो रणनीति है वो ये है कि इस समय अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले किए जाएं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, उन्हें घाव दिए जाएं, जख्म दिए जाएं और उनकी स्थिति ऐसी कर दी जाए कि वो खुद ही अमेरिका पर दबाव डालें कि हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है और आप इस लड़ाई को जल्द बंद कीजिए। और इन हमलों में आप ये भी देखेंगे कि जॉर्डन, साइप्रस, ओमान और सऊदी अरब पर भी ईरान ने हमले किए हैं। ये पूरी उन देशों की लिस्ट है कि किस किस पर कितना हमला हुआ है। सबसे कम सऊदी अरब और ओमान पर 2-2 हमले ईरान ने अब तक किए हैं। सो ईरान ने इस युद्ध को बहुत फैला दिया है। वो सिर्फ इजराइल पर हमला नहीं कर रहा, इजराइल पर तो बहुत कम हमले किए उन्होंने, 113 हमले किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूएई पर कर रहा है, कुवैत, कतर, बहरीन पर कर रहा है। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का युद्ध अब 100 दिनों से भी ज्यादा लंबा खिंच सकता है। अमेरिका की एक ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट पॉलिटिको के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ईरान के साथ 100 दिनों के युद्ध की योजना पर काम कर रहा है। आप में से बहुत सारे लोग जब मिलते हैं तो यही पूछते हैं कि ये युद्ध कितना लंबा चलेगा। शुरू में ऐसा लगता था कि 2-4 दिन चलेगा। शुरुआत में अमेरिका की कैलकुलेशन ये थी कि खामनेई को पहले ही दिन ख़त्म कर देंगे, उसके बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, ना ही ईरान का जो स्ट्रक्चर है वहाँ की सरकार का उसमें कोई बदलाव आया है, और ना ही ईरान कमज़ोर पड़ा और ना ही उसने सरेंडर किया। और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि ये युद्ध 100 दिनों तक चल सकता है। सेंटकॉम ही पश्चिमी एशिया में अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन को संभाल रहा है, उसी की जिम्मेदारी है, और उसी ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन से ज़्यादा मिलिट्री इंटेलिजेंस अफसर भेजने की अब मांग की है कि हमें और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है और ज़्यादा इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की ज़रूरत है। और इनका काम ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य ऑपरेशन की योजना बनाना है, उसके बारे में जानकारी जुटाना है और हमलों को सही निर्देश देना होता है। ये तैनाती कम से कम 100 दिनों के लिए मांगी गई है और ये भी संभव है कि ये युद्ध लगभग 7 महीनों तक यानी सितंबर तक खिंच जाए। इसका मतलब है कि अमेरिकी सेना ये मानकर चल रही है कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान जल्द खत्म नहीं होने वाला और ये कई महीनों तक भी चल सकता है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये युद्ध 4 से 5 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इस युद्ध को लेकर अमेरिका अपनी डेडलाइन बदल रहा है और अब धीरे धीरे उसे बढ़ाता जा रहा है। ब्रिटेन की एक बड़ी मशहूर पत्रिका है जिसका नाम है द इकोनॉमिस्ट। उसने इस बार अपने कवर पेज पर लिखा है अ वॉर विदाउट अ स्ट्रैटेजी। ये द इकोनॉमिस्ट का कवर पेज है, देखिए। यानी यह युद्ध बिना किसी रणनीति के लड़ा जा रहा है, ऐसा इकोनॉमिस्ट का कहना है। इस पत्रिका के मुताबिक खामनेई को मारना अमेरिका की एक बड़ी सैन्य सफलता है, लेकिन अमेरिका ने ईरान युद्ध का कोई लक्ष्य तय नहीं किया। यह युद्ध वो क्यों कर रहा था और इस युद्ध से उसे क्या हासिल करना है, यह स्पष्ट नहीं है। और बिना स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य के ये युद्ध शतरंज की एक ऐसी बाजी है जिसमें राजा तो मारा गया लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, ऐसा इकोनॉमिस्ट का कहना है।